नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईडी एक्सप्रेस में। और आज हम उपस्थित हुए हैं आपके पास भूगोल का एक नया टॉपिक लेकर, अक्षांश व दिवसांतर। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आपने पुराना लेक्चर देख लिया है और इस नए लेक्चर को भी आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और उसको दे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार हम लोग टॉपिक शुरुआत करेंगे अक्षांश और देशांतर। क्वेश्चन है कि ये क्यों आवश्यक हैं रेखाएं, और ये रेखाएं हैं क्या, महत्वपूर्ण अक्षांश देशांतर कौन कौन से हैं, और कुछ शब्दावलियां हैं वो क्या हैं, निम्न में किन किन देशों से ये गुजरती हैं लाइनें। सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये रेखाएं हैं क्या। देखो, हमने देखा है ग्लोब में कुछ खड़ी हुई लाइनें देखी हैं, कुछ लेटी हुई लाइनें हैं, देखी होंगी। दिमाग में आता होगा है कि ये लाइनें हमें ज़रूरत क्या पड़ी, ये लाइनें खींची क्यों गई हैं, आवश्यकता क्या पड़ी है। तो क्या है इसकी आवश्यकता, कारण क्या है इसका। कारण ये है कि पृथ्वी की किसी भी सतह पर किसी देश या नगर की स्थिति का सही पता अक्षांश और देशांतर के माध्यम से लगाया जा सकता है। क्या है सही स्थिति, किसी देश या किसी नगर का सही स्थिति का पता पता किसके द्वारा लगाया जाता है, इन्हीं के द्वारा पता लगाया जाता है कि वो किस अक्षांश पर किस देशांतर पर हैं। उस आधार पर हम उनको पता कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें तो क्या है इसका कारण क्या मिला कि किसी देश या किसी नगर या किसी बिंदु की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें किसकी सहायता पड़ती है, इन रेखाओं की सहायता पड़ती है। अब ये रेखाएं हैं कैसी, तो हमने ये देखा कि क्या पूरी वास्तविक जो पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इस पर हमने वास्तव में रेखाएं खींची हैं या कैसे खींची गई हैं। तो हमने देखा कि अगर मान के चलो, अगर वास्तव में खींची जा रही होंगी तो रास्ते में नदी मिलेंगी, नालियाँ मिलेंगी, महासागर मिलेंगे, तो कोई आदमी इन पर खींच सकता है, पर्वत पे खींच सकता है। तो जवाब में आया कि देखो, पूरी वास्तविक धरती पर खींचा जाना संभव नहीं है। तो हमने क्या किया कि पृथ्वी के प्रतिरूप को एक प्रतिरूप तैयार किया। मतलब क्या है, पृथ्वी का एक छोटा सा रूप तैयार किया, जो हम लोग उस पर पृथ्वी के अध्ययन के लिए हमने पृथ्वी की एक सेम आकृति की हमने क्या है प्रतिरूप तैयार किया, और उसके धरातल को, पृथ्वी के पूरे धरातल को मैदान मानकर उस पर लाइनें खींची। तो क्या किया है हमने, लाइनें रेखाएं खींची। कैसी रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, क्योंकि हमने वास्तविक पृथ्वी पर ना खींचकर इसको किस पे खींचा है, हमने इसको पृथ्वी के प्रतिरूप पे खींचा है। तो ये नंबर 1 क्या है, काल्पनिक रेखाएं। दूसरा क्या है, कुछ रेखाएं क्षैतिज हैं और कुछ रेखाएं ऊर्ध्वाधर हैं। जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं, और जो ऊर्ध्वाधर हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। आगे देखेंगे कि क्या हैं ये अक्षांश रेखाएं और ये क्या हैं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ये रेखाएं खींची क्यों गई हैं, क्योंकि किसी देश और स्थिति का हमें वास्तविकता निर्धारण करना है, तो हमें क्या पता लगाना होगा, उनके अक्षांश और देशांतर पता लगाने होंगे। और ये रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक हैं। काल्पनिक है, वास्तविक धरती पर, वास्तविक पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं। ये किस पे खींची गई हैं, पृथ्वी के प्रतिरूप पर खींची गई हैं। अच्छा, बात करते हैं अक्षांश क्या हैं और अक्षांश रेखाएं क्या हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि भूपृष्ठ पर, पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा एक ही क्या है, ये पृथ्वी है मान लो, और पृथ्वी को हमने बीचों बीच दो भागों में बांटने वाली एक लाइन खींची, इसी को कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा और विषुवत रेखा। अच्छा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। उत्तरी या दक्षिणी भागों में बांट रही है, तो कहेंगे हम लोग क्या है, क्या कहेंगे, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है। अच्छा, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को याम्योत्तर कहते हैं, उत्तर और दक्षिण इनको मिलाने वाली रेखा को। ठीक है, उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा की किसी बिंदु पर, पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु पर, देखो क्या है यहाँ के, क्या है विषुवत रेखा के, क्या है यहाँ पे क्या गया है, भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में एक याम्योत्तर मतलब मान लो उत्तर से दक्षिण वाले को मिलाने वाली रेखा को याम्योत्तर कहा जाता है। कि किसी भी बिंदु पर, इस वाले पे बिंदु पर क्या है, कहीं पर भी क्या है, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। जैसे देखो, ये है विषुवत रेखा का केंद्र, यहाँ से ये मान लीजिए ये वाला अक्षांश है, यहाँ पे एक अक्षांश है, बोलो सॉरी, ये याम्योत्तर है यहाँ पे ऐसा। इस वाले बिंदु पर हमें देखना है, तो इसके लिए जो कोणीय दूरी तय की गई है, कोणीय दूरी तय की गई है, उसी को कहते हैं अक्षांश। अच्छा, बात करते हैं, बार बार चर्चा हो रही है कि कोणीय दूरी क्या होती है।
कोणीय दूरी होती है किसी प्रेक्षक द्वारा किसी नी वस्तु को देखने के लिए, वस्तु के देखने की रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं। यानी कि हमें इस बिंदु को देखना था, इस बिंदु को, इस बिंदु से देखेंगे तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसी को क्या कहेंगे, कोणीय दूरी। ठीक है, तो ये केंद्र से किसी याम्योत्तर पर पृथ्वी की किसी किसी बिंदु पर, उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु पर केंद्र से क्या किया जाए, एक एंगल डाला जाए तो उसी को क्या कहा जाएगा, अक्षांश। अब देखो क्या है, समान एक समान अक्षांशों को, ये इस वाले पॉइंट को देख लो 40 डिग्री, और ये वाला भी अक्षांश देख लो, इसको भी 40 डिग्री। एक समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो क्षैतिज रेखा होगी, मिलाने वाली क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है क्या, अक्षांश। क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, ये अक्षांश रेखा। अगर ये क्या है, एक समान अच्छा एक समान देश, ये देखो इधर से भी एंगल देखेंगे तो ये भी क्या आएगा 40 डिग्री। तो पृथ्वी के केंद्र से किसी बिंदु पर डाली गई कोण या एंगल को ही क्या कहेंगे, हम लोग अक्षांश कहेंगे। अब क्या, एक समान अक्षांश के बीच में खींची गई क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। तो देखो ये रहा हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री है। अब इसी के समानांतर हमने क्या किया है, लाइनें खींची हैं। यहाँ से देखो ये सबसे 90 अंश का कोण कौन बनाएगा, यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 ऊपर है और 90 नीचे हैं और एक बीच में है, तो एक ही ऐसे, तो एक कुल हो जाएंगी 181, 181 अक्षांश है। आगे देखेंगे कुल संख्या। कुल संख्या की बात करते हैं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। सबसे पहले बात आती है अक्षांश रेखाएं कितनी आती हैं। देखो हमने क्या किया, जैसे देखो हम लोग ऐसे करते जा रहे हैं, इधर से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देखेंगे अक्षांशीय रेखाओं की दूरी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और यहाँ पर जाने पर एक बिंदु पर जाके सिमट जा रही है, बिंदु पर सिमट रहा है। जब हम इस बिंदु को रेखा मानते हैं, दो कंडीशनें हैं। जब क्या है, ध्रुवों पर क्या है, ध्रुवों के बिंदु को हम रेखा मान लें, ध्रुवों के बिंदु को रेखा मानते हैं, तब क्या हो जाएगी, इनकी संख्या हो जाएगी 181 मानते हैं, तब हो जाएगी 181 संख्या किसकी, अक्षांश रेखाओं की। जब हम क्या है, बिंदु को रेखा ना माने तब क्या होगा, तब अक्षांश की संख्या कितनी होगी, 179, क्योंकि एक बिंदु से कोई रेखा नहीं खींची जाती है। तो क्वेश्चन में आ जाएगा कि मतलब तरीके से आ जाएगा क्वेश्चन, तो उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। देखो ये समानांतर हैं, समानांतर हैं और प्रत्येक में क्या है, लगभग 1 डिग्री का अंतर है। तो क्या है, प्रत्येक अक्षांश में, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी में लगभग कितना है, 111 किलोमीटर का लगभग अंतर है। तो क्या है, इनके बीच की दूरी क्या है, लगभग 111 किलोमीटर है। यानी कि अगर 1 डिग्री हम क्या करेंगे, एक अक्षांश 1 डिग्री अक्षांश ऊपर खिसकेंगे या नीचे खिसकेंगे तो हम क्या है, 111 किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं देशांतर की। प्रधान याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर हमने बताया, याम्योत्तर किसे कहते हैं, याम्योत्तर कहते हैं कोई ऐसी लाइन जो क्या है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाए। उत्तरी और सीधी लाइन नहीं खींची है, थोड़ा ध्यान रखना, सीधी लाइन है। ठीक है, प्रधान याम्योत्तर, याम्योत्तर रेखा सबसे पहले ये ध्यान में रखना, याम्योत्तर जहाँ शब्द यूज आए तो आप ऐसी की कल्पना करना जो क्या है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिला रही हो। ऐसी रेखा होगी जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही होगी। प्रधान याम्योत्तर रेखा के अच्छा, प्रधान याम्योत्तर रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री लाइन को। ये 0 डिग्री लाइन है, इसको हमने कोई एक रेखा मान ली, हमने उसको नाम दे दिया हमने 0 डिग्री। अभी बात करेंगे कि 0 डिग्री इसका नाम, इसको प्रधान याम्योत्तर किस मुझसे कहा गया है, बाद में बात करेंगे। तो हमने कोई मान ली कि एक कोई प्रधान याम्योत्तर रेखा है, मतलब कोई एक ऐसी प्रधान है, और मतलब एक प्रधान याम्योत्तर रेखा मानी हमने 0 डिग्री को। उसके पूरब देखो इधर क्या है, इसके पूरब या पश्चिम, इधर क्या है, पूरब है, ये क्या है, मध्याह्न रेखा है, और ये क्या है, पश्चिम है। पूरब या पश्चिम, देखो यहाँ पे बिंदु पर जाओ, यहाँ पे, यहाँ से पूरब या पश्चिम, ये क्या है, पूर्वी या पश्चिम में जाएंगे। यहाँ से देखो ये एंगल बन रहा है कितने का, 15 डिग्री का, ये कितने का बन रहा है, 30 का, ये 45 का। ये क्या है, प्रधान याम्योत्तर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा की पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी। यहाँ पे कोई भी स्थान है उसकी कोणीय दूरी, यहाँ से कोणीय दूरी क्या माने, उस कोणीय दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी देशांतर। ठीक है, कोई भी बिंदु है उसकी यहाँ से कोई पूरब में या पश्चिम में
कोई अगर कोई एंगल बन रहा है तो उसको कहेंगे देशांतर। अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हों, उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि खड़ी हुई रेखाओं को हम ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, केवल इतनी बात समझो कि खड़ी हुई लाइनों को हम लोग कहेंगे, ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइनों को कहेंगे हम लोग देशांतर रेखाएं, जो क्या हो रही हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिला रही हों। आगे देखते हैं इनकी कुल संख्या कितनी है। देखो यहाँ से, अगर यहाँ से पॉइंट पे देखें तो लगभग देखो एक बिंदु से यहाँ पे पूरे सर्कल में देखो ये जीरो लाइन है, ये इसके जस्ट सामने 180 है। तो इधर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा? 180 पूर्वी देशांतर। इधर हो जाएंगे पूर्वी देशांतर, कितने हो जाएंगे? 180 पूर्वी देशांतर। इधर से इधर तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180 पश्चिमी देशांतर। तो कुल कितने हो गए पूर्वी और पश्चिमी मिला के? 360। तो कुल देशांतर की कितने होते हैं? 360। अच्छा, इनके बीच की दूरी क्या है? देखो बीच की दूरी क्या होती है? केंद्र पर देखो ध्रुवों पर इनके देखो ये सभी मिल रहे हैं, जाके ये मिल रहे हैं, तो ध्रुवों पर क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। देखो यहाँ से देखो, अगर देखो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये रेखा के बीच की दूरी देखें, इसकी और इसके बीच की रेखा की दूरी देखें, तो ध्रुवों पे देखो ये मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि एक जगह मिल गए आगे, तो ध्रुवों पर क्या हो जाएगी? जीरो हो जाती है। ध्रुवों पर घटती, ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है। बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगी? घटेगी, घटेगी। अगर क्या है, जब हम क्या करेंगे? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे, भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, तब क्या होगी? इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। तो औसतन हम मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, इनके इसके क्या है, इसके अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, अधिकतम दूरी हम लोग मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि पूछा जाता है भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी इनके बीच में क्या होगी? तो हो जाती है लगभग 111.4 किलोमीटर, लगभग। वैसे 111.3 या 111.4 ऐसे करके हम लोग मानते हैं। कहीं कहीं किताबों में क्या लिखा हुआ है? इनके बीच की दूरी 111 कम घटती बढ़ती रहती है, लेकिन विषुवत रेखा पर लगभग 111.4 मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण अक्षांशों की बात करेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से हैं? जैसे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हमने बताया है कि क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच कोई एक लाइन खींची गई जो क्या है? पृथ्वी को एक उत्तरी भाग में बांटे और एक दक्षिणी भाग में बांटे, तो उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। वो उसको क्या कहेंगे? इसको नाम देंगे 0 डिग्री अक्षांश। अच्छा, अब देखेंगे, देखो ये इधर से जाओ, इधर से इधर ऐसे अगर खींचेंगे तो ये ऐसे करके व्रत प्राप्त होते हैं ना, ऐसे व्रत प्राप्त होते हैं, गोला प्राप्त होते हैं, व्रत प्राप्त होते हैं ना। तो व्रत प्राप्त होते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ऊपर से इधर से ऊपर जाने पर देखो इन सब की त्रिज्याएं घट रही हैं, गोले मतलब व्रत घट रहे हैं, घटते हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? विषुवत रेखा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बृहद। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है पृथ्वी पर। ठीक है, बृहद 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी के नाम है। ठीक है, विषुवत रेखा। अच्छा, कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, मकर रेखा किसको कहा जाता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। ठीक है, आर्कटिक व्रत किसे कहा जाता है? आर्कटिक व्रत कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। अच्छा, अंटार्कटिक व्रत किसे कहा जाता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर को, ओ सॉरी अक्षांश को। ठीक है, एक आता है अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश क्या होते हैं? देखो क्या होता है, उत्तरी या दक्षिणी जगह गोलार्ध में, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में एक जगह है 30 से 35 डिग्री अक्षांश। 30 से 35 डिग्री अक्षांश क्या है? 30 से 35 डिग्री अक्षांश। ये अक्षांश चाहे वो कहाँ के हैं, चाहे उत्तरी के मान लो और चाहे उत्तरी और दक्षिणी दोनों में। यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब वगैरह पढ़ेंगे उत्तरी या दक्षिणी दाब में, उसमें देखेंगे कि क्या होता है, इन पे ऊपर से यहाँ विषुवत रेखा से वायु गर्म होकर ऊपर जाती है और 30-35 डिग्री अक्षांश पर ये नीचे की ओर उतरती है, वायु ठंडी होकर नीचे उतरती है। तो क्या होता है, वायु का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या होता था पुराने समय में, जब यहाँ से विषुवत रेखा से
उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर नाव जाती थी तो क्या हो रहा था कि जब ये यहाँ से यहाँ तक चलती थी तो थोड़ी उठी हुई चलती थी। जैसे ही वो 30 और 35 डिग्री अक्षांश पर पहुँचती थी तो क्या होता था, वो वायु दाब के कारण, क्योंकि यहाँ वहाँ पे क्या होता है, हवा ऊपर से ठंडी होकर उतरती है बहुत तेज़ी से, तो उसका हवा के वायु दाब के कारण तो क्या होता था, नाव पर वजन पड़ता था। अधिक भार पड़ने से क्या होता था, नाव डूबने लगती थी। तो क्या होता था कि उस समय स्थल पर यातायात करने के लिए घोड़े होते थे जो नाव में जाते थे। तो ऐसी जगह पर पहुंचने पर जब नाव डूबने लगती थी तो वजन कम करने के लिए व्यापारी क्या करते थे, अपने घोड़ों को उस वहाँ पे 30-35 डिग्री पर डाल देते थे। तो माना जाता था, ऐसा प्रचलन हो गया था कि ये वाले अक्षांश क्या हैं, घोड़े ले रहे हैं, तो ऐसे घोड़े वाले अक्षांश, तो ऐसे करके इनका नाम प्रचलित हो गया अश्वक्षांश। तो अश्वक्षांश उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 30 और 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ दोनों में पाए जाते हैं। तो दिमाग में ध्यान में रखना कि अश्वक्षांश किसे कहते हैं, और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ दोनों अक्षांशों को क्या कहा जाता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण देशांतर। महत्वपूर्ण देशांतर कौन कौन से हैं? ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। देखो 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, 0 डिग्री देशांतर को ही क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर को। ठीक है, 180 देशांतर को क्या कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है। तो अभी देखो बताया हमने कि 0 डिग्री देशांतर को हमने क्या किया है, हमने अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मान लिया है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मान लिया। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है, आखिर हमने इसको ही क्यों माना है, 0 डिग्री देशांतर को ही क्यों माना है। तो इसके लिए क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक कब हुई है, 22 अक्टूबर 1884 में। कहाँ पर हुई है, वाशिंगटन पर। इनके नाम तय करने के लिए कौन सी अक्षांश को क्या रख के नाम दिया जाए, इसको नाम तय करने के लिए, अक्षांशों के नाम तय करने के लिए क्या किया गया, 22 अक्टूबर 1884 में, सॉरी ये क्या हो गया, 22 अक्टूबर 1884 में अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई। इसमें क्या हुआ, 22 अक्टूबर 1884 में। कहाँ पे हुई, वाशिंगटन में। वाशिंगटन में बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा माना जाए। अच्छा, अब बात आई कि 0 डिग्री देशांतर किसको मानेंगे। तो 0 डिग्री देशांतर किसको मानेंगे, उन्होंने कहा कि जो देशांतर रेखा ग्रीनविच से होकर निकलती है, जो रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अच्छा, बात आती है कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है का क्या मतलब है भाई, ग्रीनविच से क्यों गुजरनी चाहिए, ग्रीनविच क्या है। तो ग्रीनविच क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब पृथ्वी पर सबसे बड़ी खगोल वेधशाला है। खगोल वेधशाला मतलब क्या है, अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी क्या है, लैब है। कहाँ पे, ग्रीनविच पे। ग्रीनविच में अंतर्राष्ट्रीय और उसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी है, और इसमें सभी देशों के लगभग क्या है, खगोल शास्त्री यहाँ पर अपने अपने शोध करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया क्या होगी, हम इसी को कहाँ, जो यहाँ पे प्रयोगशाला बनी हुई है, इसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ये लंदन के थोड़े हटके ग्रीनविच आइलैंड पे बना हुआ है, वहाँ पे क्या है, वहीं से जो लाइन गुजर रही है उसी को मानेंगे हम लोग 0 डिग्री देशांतर, और उसी को हम लोग मानेंगे समय रेखा। तो ये हो गया कि ये रहा आपका पृथ्वी, और पृथ्वी की ये वाली लाइन जो है, यहाँ पे ग्रीनविच बना हुआ है, ग्रीनविच से होकर जो लाइन गुजर रही है, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली कोई रेखा है, वो उसको कहेंगे 0 डिग्री।
ठीक है। अब 0 डिग्री के बाद इधर से 1 2 3 4 5 6 7 वैसे करके गिनती करेंगे तो सबसे पीछे पहुंचेगी 180, और इसके फिर इधर से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पहुंचेगी 180। तो क्या है, पूरब में 0 से लेकर कितने हैं, 180 हैं, और यहाँ से इस तरफ जाएंगे पश्चिम में कितने हैं, 180 हैं। ठीक है। तो अब वही बात आई कि इसी में एक और निर्णय लिया गया कि 0 डिग्री देशांतर को हम क्या मानेंगे, समय रेखा मानेंगे, और 180 डिग्री देशांतर को क्या मानेंगे हम लोग, देशांतर को हम लोग क्या मानेंगे, 180 डिग्री देशांतर को हम लोग मानेंगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हम लिख नहीं रहे हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इसकी इसी के साथ साथ क्लियर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और चीज़ें और क्या की गई इसी में क्या किया गया कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को पूरी पृथ्वी को कितने भागों में बांट लिया, कितने देशांतरों में बांट लिया, 360 में। अब देखो सूरज क्या है, अब उसका समय कैसे निर्धारित किया जाएगा, सूरज जिस देशांतर पर चमकेगा, लंबवत चमकेगा, वहाँ पे उसका समय माना जाएगा 12 बज गए हैं। उसके आगे जैसे ही जाएगा तो वो क्या होगा, उस वाले पे 12 बजे माना जाएगा। ऐसे करके किया जाना था निर्णय। ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। तो इसी आधार पे समय को निर्धारित करने के लिए देखो 360 देशांतर पार करने में कितना, पूरी पृथ्वी को समय चक्कर काटने में, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 24 घंटे में, तो 360 देशांतर को पार करने में समय लगेगा कितना, 24 घंटे। तो एक देशांतर को, 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 360 लगे हैं 24 घंटे में, तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, कितना समय लगेगा, 24/360। यहाँ पे घंटे को मिनट में बांट लो, मिनट, तो क्या हो जाएगा, काटो 0 से 0, 6 एकम 6, 4 एक 36, 6 चौको 4, यानी क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर 4 मिनट। सूर्य को एक देशांतर पार करने में लगेगा कितना, 4 मिनट समय। तो ऐसे करके हमने क्या किया है, पूरी पृथ्वी को हमने कितने 24 टाइम जोन में बांट लिया। कितने टाइम जोनों में बांटा है, 24 टाइम जोन में बांटा। एक जोन कितने घंटे का है, एक जोन है 1 घंटे का। तो एक जोन में जब 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, तो एक जोन में कितने देशांतर आएंगे, तो एक देशांतर में 4 मिनट, तो क्या है, कुल मिलाकर एक जोन में 15 देशांतर। तो 15 देशांतर को मिलाकर 15 देशांतर को मिलाकर 24 क्या किए गए, टाइम जोन बनाए गए, और उसके आधार पे क्या किया हम लोगों ने, समय का निर्धारण किया। एक और बात आती है, तो हमने क्या किया है, जो ग्रीनविच वेधशाला से होकर जो लाइन गुजरती है उसको दे दिया हमने 0 डिग्री। इसके पूरब में जो होंगे, पूरब में जो देशांतर हैं, ऐसे करके पूरब में जो देशांतर हैं वहाँ पे सूर्य पहले आएगा, क्योंकि पृथ्वी जो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उससे क्या होता है, पूर्व वाला स्थान सूर्य के आगे पहले पड़ेगा, सूर्य के सामने पहले पड़ेगा, तो पूर्व पे क्या होगा, पूर्व में सूर्य पहले चमकेगा। जैसे ही सूरज पहले चमकेगा, यहाँ पे क्या होगा, बाद में चमकेगा। तो इस आधार पे क्या होगा, यहाँ पे सूर्योदय पहले होगा, इसके पश्चिम में जाने पर यहाँ पे सूर्योदय बाद में होगा। जब यहाँ पे बाद में होगा तो क्या होता है कि हम लोग ग्रीनविच टाइम को निर्धारित करते हैं, तो ग्रीनविच टाइम में उतना ही समय जोड़ देते हैं, इधर वाले पूर्वी वाले में जोड़ेंगे जितने वो देशांतर आगे है। देशांतर जितने देशांतर आगे होगा उतने ही गुणे 4 कर देंगे, मिनट बराबर हो जाएगा। अब इधर क्या, इसकी तरफ जाने पर, पश्चिम की तरफ जाने पर क्या होता है, जितने देशांतर पार करेगा उतने ही गुणा कर देंगे 4 में, उतने ही क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के पूर्व में जाने पर समय को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो हम जब बात देख लेंगे कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाने पर क्या होता है, समय को जोड़ा जाता है, और क्या है, पश्चिम में जाने पर घटाया जाता है। कितना जोड़ा जाएगा, कितना घटाया जाएगा, इस बात का निर्धारण इस बात पे होगा कि अगर मान लीजिए पूर्व में वो क्या है, 10 देशांतर चला, 10 देशांतर पहले की बात हो रही है, पूर्व में 10 देशांतर पहले की बात हो रही है, तो कितना समय जोड़ना पड़ेगा, 10 गुणे 4, यानी कि 40 मिनट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही बात अगर हम कहें कि पश्चिम में मान लो 10 देशांतर, 10 पश्चिम में है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा की, तो हम कहेंगे 40 मिनट क्या है, कम कर देंगे, जो भी हमारा देशांतर रेखा पे, प्रधान देशांतर रेखा पर होगा। ठीक है। तो क्लियर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा निर्धारित कब हुई, 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में एक क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, उस आधार पर माना गया, और इसी को 0 डिग्री लाइन को ही हमने क्या मान लिया, ग्रीन GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम।
या मेरिडियन टाइम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। देखो जिस दिन हम लोगों ने क्या किया था, डिसाइड किया था कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होगी, उसी के बाद में जस्ट तुरंत हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, देखो ये 180 है, इसके जस्ट पीछे क्या होगी, 0 डिग्री होगी, है ना। वहाँ से ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ पे 180 आ गया, यहाँ पे फिर ऐसे ऐसे करके। अच्छा, बात करते हैं जस्ट अपोजिट साइड है, हम लोग उसको क्या मानेंगे, 180 देशांतर को क्या मानेंगे, तिथि रेखा। बात करते हैं कि 180 देशांतर को तिथि रेखा मान लिया गया। जब ये निर्धारण किया जा रहा था तो इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कोई भी देश ऐसा कोई देश ना हो जो क्या है, जहाँ पर दो दो डेट निर्धारित हो जाएं। डेट का मतलब है तिथियां निर्धारित, मतलब एक ही देश में दो दो दिन निर्धारित ना हो। ऐसा करने के लिए क्या किया गया है, जी जो 180 लाइन थी, 180 लाइन को कई जगह हमने क्या किया है, हमने घुमाया है, देखो तिरछा किया है, देखो ये ऐसे ऐसे करके घुमाया है, यहाँ पे घुमाया है, जहाँ पे जो चीज़ें फंस रही थी, क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पहले इसको समझ लो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, 180 देशांतर। क्वेश्चन आया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है। टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है कि जब लोग ये इसका निर्धारण कर रहे थे तो ये कोशिश की गई कि किसी देश में एक समय एक साथ दो तिथियां ना हो, दो डेट ना हो। इसके लिए क्या किया गया कि इसको कहाँ से गुजारा गया, इसको किसी स्थल खंड से ना गुजार के महासागरों से गुजारा गया। महासागरों से गुजारा गया तो ये स्पष्ट हो गया कि महासागर की इस साइड में जाएंगे तो कुछ और होगा, इस साइड में कुछ जाएंगे कुछ और होगा। निर्धारण आता है कि अगर हम क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाएं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाएं तो क्या होगा, और पश्चिम में जाएं तो क्या होगा। पूर्व में जाने पर क्या होता है, पूर्व में जाने पर हम लोग एक दिन घटा देते हैं, एक दिन क्या करते हैं, घटा देते हैं, और जबकि पश्चिम में जाने पर एक दिन जोड़ देते हैं। जबकि क्या हो रहा था, समय रेखा में पूर्व में जाने पर जुड़ रहे थे और क्या हो रहा था, पश्चिम में जाने पर घट रहे थे। लेकिन जबकि तिथि रेखा में क्या हुआ है, पूर्व में जाने पर एक दिन घटता है और जबकि पश्चिम में जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी रेखाएं कौन कौन से देशों से होकर गुजरती हैं। समय काफ़ी हो रहा है, बोरिंग हो जाएगी क्लास, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, और उसमें ये भी हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी जगह का स्थानीय समय कैसे निकालते हैं मानक समय से। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप लोगों ने इतना समय निकाला। एक अनुरोध और आपसे है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जिससे क्या है हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसे ही लगातार नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।